कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर एनएच पर हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 जवान की जान चली गई। रामबन में सेना का ट्रक खाई में गिरा। बड़ी खबर आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर एनएच पर यह हादसा हुआ है। जम्मू श्रीनगर एनएच पर यह हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 3 जवान की जान चली गई है। रामबन में सेना का ट्रक खाई में गिरा, जिस वजह से 3 जवान शहीद हो गए। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। सिंधु जल संधि रद्द होने से बौखलाया पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल से बात करते हुए ये कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर निर्माण या कोई जल परियोजना बनाता है तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर, दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है, बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो हैं वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तायबा की कमान संभाल ली है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद अब अपने पिता की भूमिका निभाएगा और बड़े आतंकियों को तलहा सईद ने अपनी टीम में शामिल किया है। आतंकी जैकी-उर-रहमान लखवी को ऑपरेशनल कमांडर बनाया गया है। जैकी-उर-रहमान लखवी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और आतंकी साजिद मीर को इंटरनेशनल नेटवर्क की कमान सौंपी गई है। तो कश्मीर के 10 जिलों में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जंगल के सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से मुलाकात की है और इस मीटिंग में समुद्री सुरक्षा को लेकर के अहम चर्चा हुई। शनिवार शाम हुई इस मुलाकात को लेकर के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि समंदर में कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आसिम मुनीर पर कड़ा हमला बोला है और ये कहा कि भारत के मुसलमान अपनी मर्जी से यहां पर मौजूद है। पाकिस्तानी सरकार एक नाकाम सरकार है, जिसकी वजह से वहां की आवाम गरीबी से जूझ रही है। पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है। पाकिस्तान के वह आईएसआई के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहाँ पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर देश की सियासत अब गर्म हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने चन्नी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता उस तरह की बयान देते हैं जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को पसंद आए। ये हमारे सैनिकों के हौसले को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देते हैं जो शायद पाकिस्तान को रास आते हैं।
और मैं कहूँगा कि हमारी सेना के हौसलों को ये कमजोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे बहादुर सेना के जवान, उनके हौसले कमजोर होने वाले नहीं हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना सही समय पर सही जवाब दी। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। भारत ने एस्ट्रोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल प्रशिक्षण किया। डीआरडीओ ने एस्ट्रोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर में किया और ये एयरशिप एक स्पेशल पेलोड के साथ करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और इसकी उड़ान अवधि करीब 62 मिनट रही। ऑनबोर्ड सेंसर से मिले डेटा को भविष्य के सटीक सिमुलेशन मॉडल तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा। उड़ान के दौरान इमरजेंसी डेफ्लिएशन और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम भी टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि एयरशिप सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। एयरशिप लंबे समय तक स्थिर रहकर रियल टाइम डाटा भेज सकता है। अधिकारियों ने यह बताया कि दुनिया में बहुत कम ऐसे देशों के पास ऐसी जटिल प्रणाली है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाली पाकिस्तानी मूल की सीमा हैदर के घर घुसने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गुजरात के सुरेंद्र नगर का रहने वाला है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और सीमा के सास और पति सचिन मीणा की मां ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दी थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बनाई गई मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया है। संजौली में बनी मस्जिद को लेकर के कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मस्जिद बनाने में हिमाचल म्युनिसिपल एक्ट का उल्लंघन हुआ है और ऐसे में 3 मंजिला मस्जिद की 2 मंजिलों को गिरा दिया जाएगा। और अब बात बिहार की सियासी खबरों की करते हैं, जहां पटना दिग्गा रिजॉर्ट में महागठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। इसमें सभी घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, माले और वीआईपी के नेता मौजूद हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में सभी दलों के जिला अध्यक्ष और दूसरी कमेटियों के सदस्य भी मौजूद हैं और बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा हो रही है। इस बैठक में सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा। इससे पहले 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक में एनडीए से मुकाबले को लेकर के चुनावी रणनीति के साथ घटक दलों के सीट बंटवारे पर चर्चा संभव है। आज बैठक है और बैठक में आगे की प्रक्रिया, आगे की रणनीति चर्चा होगी और उस पर अमल किया जाएगा। तो देखिए, महागठबंधन की ये बैठक होने वाली है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की ये बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम रणनीति पर चर्चा होगी और आपको बता दें कि इसके पहले 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी। उसके बाद आज ये बैठक हो रही है और ये बैठक हर मायने में अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले ये बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संजय इस वक्त हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे संजय के पास चलेंगे और जानेंगे जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक में और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट के बंटवारे को लेकर के भी चर्चा हुई है? संजय, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बैठक में तो एजेंडे कई हैं, कई एजेंडों पर मंथन चल रहा है और ठीक हमारे पीछे जो ये दीघा रिसोर्ट है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बंद हॉल में मीडिया कर्मियों को प्रवेश की अभी अनुमति नहीं है। बाहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लवड़ू हैं, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। 6 पार्टियां जो है एलाइज पार्टियां हैं महागठबंधन की, सभी 6 पार्टियों के जो नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उसके जो नेता हैं, जिलाध्यक्ष है, वो बैठकर अभी चर्चा में शिरकत कर रहे हैं और मंथन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो अब तक अंदर से निकलकर बात सामने आ रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा महागठबंधन का, इस पर भी मंथन चल रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अलावा कई जो दूसरी चीजें हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो जिलों में कार्यक्रम किया जाना है, वैसे में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा वहां गठबंधन की पार्टियों के अंदर, इसको लेकर चर्चा चल रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय नहीं होगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए जो महागठबंधन के नेता वो लगातार ये कर रहे हैं कि वक्त आने दीजिए, सीएम फेस हो या महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, उस पर भी चर्चा होगी। और सबसे ज्यादा आज जो फोकस किया जा रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और जो एजेंडा तैयार किया जाएगा विभिन्न कार्यक्रमों का, उसको लेकर मंथन चल रहा है और फिलहाल
बंद हॉल में ये बैठक अभी भी चल रही है। बिल्कुल। और संजय, हमने पिछली बार देखा था, पिछली बार के चुनाव में जब तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरे थे तो रोजगार के मुद्दे को लेकर के चुनाव में उतरे थे और अच्छी खासी सीट तेजस्वी यादव के पक्ष में आई भी। लेकिन इस बार का मुद्दा क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार तो रोजगार भी नीतीश सरकार की तरफ से युवाओं को दिया जा रहा है, तो इस बार क्या एजेंडा विपक्ष का रहने वाला है? देखिए, विपक्ष के कई एजेंडे हैं। आपने कही एम्प्लॉयमेंट की बात, तो वो एक मुद्दा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा रहेगा। सबसे बड़ी बात अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया कैबिनेट के माध्यम से कि पूरे देश में जातीय गणना करवाई जाएगी, तो जातीय गणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं वो ले रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो। तो आज एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच कि इसकी क्रेडिट आप लीजिए और ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक जाइए और कहिए कि केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो महागठबंधन के प्रेशर में लिया है। राहुल गांधी को इसका श्रेय जाता है, तेजस्वी यादव को श्रेय जाता है। तो निश्चित तौर पर इन सारी चीजों को लेकर मंथन चल रहा है और इसमें एक अहम मुद्दा होगा कास्ट सेंसस, और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा बनने जा रहा है कास्ट सेंसस। जी संजय, क्या सीएम फेस को लेकर के भी बात हुई है? क्योंकि इन दिनों सीएम फेस को लेकर के लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि अभी सीएम फेस डिसाइड नहीं हुआ है, आरजेडी कहती है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव है। तो क्या इस मुद्दे पर भी आज बातचीत हुई है बैठक में? देखिए, सीएम फेस को लेकर वाकई में महागठबंधन में असमंजस की स्थिति है। राजद के नेता भले ही एक सुर में कह रहे हो कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, लेकिन उसकी जो एलाइज पार्टियां हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेता मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आएगा तब हम तय करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा। इसके अलावा भाकपा माले के नेता भी लगातार ये कर रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य करेंगे चुनाव परिणाम तो आने दीजिए, चुनाव परिणाम आएगा तो सीएम फेस अपने आप खुद ब खुद तय हो जाएगा। बिल्कुल संजय, और ये बैठक हर मायने में अहम भी माना जा रहा है क्योंकि तमाम जो महागठबंधन के दल हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक में और क्या कुछ रणनीति बनती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे महागठबंधन अपना परफॉर्मेंस देता है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और महागठबंधन की बैठक को लेकर के राजनीति भी गर्म है। एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन की बैठक को नाटक बताया है और साथ ही यह भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष आज मुद्दा विहीन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक जातीय जनगणना की घोषणा के बाद दरअसल इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ये असमंजस की स्थिति में है, इनके हाथ से तोते उड़ गए और चुनाव से पहले ही ये मैदान से बाहर हो गए हैं। ये अपराध पर झूठे आंकड़े प्रकाशित करते हैं, नौकरी रोजगार के विषय में झूठी बयानबाजी करते हैं, सबका भंडाफोड़ हो गया, ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। तो आज की बैठक में ये फिर से वही नीतियां बनाएंगे कि कैसे जनता में भ्रम फैलाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, बिहार की जनता आपके भ्रम जाल में अब नहीं फंसने वाली। पटना में आज होने वाली महागठबंधन की बैठक नाटक से कम नहीं है। इसमें शामिल तमाम घटक दल में कौन बनेगा सीएम को लेकर मारकाट की नौबत है। यह जानते हुए कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। संभावनाओं के इस खेल में सभी घटक दलों की माथापच्ची बेकार जाने वाली है। कांग्रेस के सुर और ताल अलग हैं तो राजद में सिर्फ डोवल की स्थिति है। आगे कर महागठबंधन में जिस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रखा है उससे तो यही लगता है कि महागठबंधन दलों का दलदल के रूप में आज उपस्थित है। वहां न तो कोई नेता है, न नियत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न संगठन है। सिर्फ दिखावे के लिए, लोगों को भरमाने के लिए और बिहार की जनता को ठगने के लिए इस महागठबंधन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में एकजुटता नहीं है, जबकि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, इंडिया अलायंस में तो लोकसभा में देख लिए, उसके बाद जितने अलायंस में लोग थे सब तो अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। अब जो भी अपना, ठीक है, राजनीति है, चुनाव है, अपना सबको अधिकार है करने का, लेकिन बिहार में जिस तरीके से काम हो रहा है और जिस तरीके से दोनों बजट में बिहार को केंद्र सरकार से सहयोग मिला है, तो लोग डबल इंजन की सरकार का फायदा बिहार के लोगों को मिल रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े मार्जिन से हम लोग चुनाव जीते।
देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित हो रही है। 2.5 लाख सीटों के लिए हो रही परीक्षा में करीब 23 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दोपहर के 2 बजे से शुरू हुई और शाम के 5 बजे तक चलेगी। सुबह 11 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि सेंटर पर त्रिस्तरीय जांच के बाद ही छात्र छात्राओं को अंदर भेजा जा रहा है। बिहार में 142 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हो रहे हैं, वहीं 96 केंद्र पर सिर्फ पटना में ही परीक्षा हो रहे हैं और सभी केंद्रों पर जैमर लगा है। सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। पेपर लीक से सबक लेते हुए कड़ी निगरानी में परीक्षा हो रही है। पटना के पालीगंज में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पालीगंज प्रखंड में राजस्व कर्मी मदन कुमार और उप प्रमुख धर्मेंद्र यादव के बीच के मारपीट का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधी की योजना बनाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। इससे पहले आरोपियों की डांसरों के साथ फायरिंग करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लोगों को एक इंटेलिजेंस मिली थी कि इसमें के शाहपुर थाना क्षेत्र में जो देरा क्षेत्र इलाका है उसमें किसी व्यक्ति का मर्डर हो सकता है। तो हमें चूंकि पूर्व में इंटेलिजेंस मिल गई थी तो इस घटना को कारित करने वाले जो 2 व्यक्ति थे हमने उन दोनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अभियुक्त का नाम सूरज कुमार उर्फ राजा कुमार है जो गंगहारा थाना शाहपुर का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त अजीत कुमार सन ऑफ मुनेश शर्मा है जो दुल्हिन बाजार जिला पटना का रहने वाला है। और अब अगली खबर बेगूसराय के इटावा गांव से है, जहां 2 मजदूर को अपने मालिक से मजदूरी मांगना भारी पड़ गया। पीड़ित का यह कहना है कि वो अपने मालिक के पानी प्लांट से लंबे समय से काम कर रहा है और उसे उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है। अब जब उसने मालिक से मजदूरी मांगी तो उसने पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उसे जान से मारने की भी धमकी दी। भाई आम गाछ में दोनों बुलाया प्लांट पे, उसके बाद पकड़ के आम गाछ में ले गया, बांध के बहुत मारा सट दिया। वो पिस्टल सटेले था इसका, यहाँ पे सर पिस्टल सटा दिया था। वहाँ पे गए तो वहाँ पे 10-15 लड़का था। वहाँ पे जब पहुँचे तो हमको गाछी में ले जाके बांध के आम के पेड़ में बांध दिया गया। उसके बाद बोला कि पैसा लेबो करेगा, तो हम बोले बुलाए पैसा लिए थे, सब कैसे कर रहे हैं। इसी बात पे 10 मिल के हमको एगो पिस्टल सटाया और दूसर का सब मिल के मार रहा था दोनों को बांध के। मधुबनी के राजेश सदा को राजस्थान के जयपुर में शारीरिक और मानसिक यातना दी गई। राजेश ने मधुबनी में शिकायत भी दर्ज कराई है और इसके बाद यातना देने वाली मालकिन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जयपुर रवाना हो गई। मधुबनी के मोहम्मद सद्दाम घर का काम करने के लिए राजेश को जयपुर लेकर गए थे, जहां राजेश को बुरी तरीके से मारा पीटा गया। राजेश की शिकायत के बाद पुलिस जांच कर रही है। तो चूँकि ये जो बच्चा है राजेश सदा ये महादलित परिवार से आता है, बहुत गरीब परिवार है और इन दोनों व्यक्तियों ने इस बच्चे को यहाँ से कुछ उसको पैसा देंगे जयपुर में काम कराने के एवज में, ये सब कह के ले गए थे। और वहाँ ले जाने के बाद में बच्चे को चेन से हाथ बांधना, रॉड से मारना पीटना, उसके शरीर पे काफ़ी चोट है। तो ये 4 महीने तक इन लोगों ने किया है। हमने उसके पिता से भी पूछा कि आप कभी देखने नहीं गए, तो पता चला उसका पिता कभी देखने भी नहीं गया वहाँ पे। इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हुए वो जो 2 व्यक्ति जो जयपुर में से काम कराते थे उन दोनों को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उन पर FIR आज रजिस्टर की जा रही है। उसमें कड़ी से कड़ी धाराओं का प्रयोग किया जाएगा और उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए जिन्होंने बच्चे को मारा पीटा एक स्पेशल टीम हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं। और चलिए बात करते हैं सीतामढ़ी की, जहां पर बैरगनिया प्रखंड के पूर्व प्रमुख की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बगहा में एक शिक्षक की गिरफ्तारी के विरोध में छात्र और अभिभावक सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि शिक्षक पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। आपको बता दें कि महुअर मध्य विद्यालय के शिक्षक दीपक कुमार पर 7 साल की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। छात्र और अभिभावक स्कूल की राजनीति के तहत शिक्षक पर झूठा आरोप लगाकर फंसाने की बात कह रहे हैं। तो हमारे सर को फंसाया गया है। हमारे वो आकर हमारे स्कूल में मारे हैं हमारे सर को। हमारे सर कुछ भी नहीं किया तो अभी आकर मारे हैं लोग। अगर आप लोगों को कोई जाकर आपके ऑफिस में मारेगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा?
नहीं लगेगा। हमारे सर को वो क्यों मारे हैं लोग? और वो भी बोलते हैं राष्ट्रगान में कोई नहीं लगा, वो राष्ट्रगान में आकर मारी है लोग। वो निर्दोष हैं, जांच करवाएं। एसपी सर अपने जांच करवा लें, अगर जो दोषी हैं तो उनको जो सजा कानून दे ठीक है, लेकिन निर्दोष है तो ऐसा ठीक है। आज एक टीचर को निर्दोष में फंसाया जा रहा है, कल होके सब टीचर यहाँ से चले जाएंगे तो बच्चे लोग का तो भविष्य ऐसे ही अंधकार हो जाएगा। और अब बात बेगूसराय की करते हैं, जहां परिहारा थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला 25 फीट गहरे शौचालय की सोख्ता टंकी में गिर गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं महिला की आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला को टंकी से बाहर निकाला। फिलहाल घायल महिला का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के क्रम में मेरे ग्रामीण पड़ोसी सोनी देवी पति संतोष पोद्दार वार्ड नंबर 7 25 फीट गहरा सोख्ता में गिर गई। जानकारी पश्चात हम लोग वहां पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से खासकर आदम साहस का परिचय मनीष कुमार पिता महेंद्र महतो द्वारा दिया गया, जो अंदर जाके और सोनी देवी को बाहर निकाला है। अब खबर गोपालगंज से है, जहां मॉडल सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की भारी किल्लत हो गई है। एबी पॉजिटिव और एबी नेगेटिव समेत दूसरे ग्रुप के भी ब्लड उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि 32 लाख की आबादी वाले जिले में सिर्फ 29 यूनिट ब्लड बचा है। ब्लड डोनेशन को लेकर के जागरूकता की कमी के कारण संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। और उत्तराखंड में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलते ही बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जब बद्री विशाल के कपाट खुले तो उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और इस मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में खास सजावट भी की गई है। 25 क्विंटल फूलों के साथ मंदिर को सजाया गया। कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए और पीएम मोदी के नाम का पहली पूजा कराई। और तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।